आज के इस वीडियो में ऐसे सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताने वाले हैं जो आपके सीधे परीक्षा में रहेगा। इसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं गारंटी से कह सकता हूं, क्योंकि अब विज्ञान का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया समीकरण और इससे जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं वह सभी आज आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए रामबाण है, अद्भुत है, तो इस वीडियो को आप अंतिम तक जरूर देखिएगा। समझिए कि अगर आप अंतिम तक इस वीडियो को देखें तो आपका रिजल्ट मतलब जबरदस्त हो जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, समय को ध्यान रखते हुए, क्योंकि समय काफी ही कम है। और कॉपी कलम लेकर के बैठिए, आप ईयरफोन लगा लीजिए कान में और आपको सारी चीजें याद भी होती चली जाएगी। इतने अच्छे तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले। तो आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण और क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो क्या लिखना होगा आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक भिन्न गुण धर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे जो नए गुण वाले का निर्माण होगा, नए गुण धर्म वाले एक नए पदार्थ का निर्माण होगा, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकती है। या तो उसके रंग में कोई परिवर्तन हो सकता है, या फिर अवस्था में, या फिर ताप में, या फिर गैस वहां से निकल सकती है, या फिर अवक्षेप बन सकता है। अगर यहाँ पे कोई भी घटना आपको दिखाई देती है तो समझिए कि वहां पे अभिक्रिया हुई है। यानी कहने का मतलब यह है, आसान भाषा में समझाना चाहें कि अगर एक पदार्थ एक दूसरे पदार्थ से जब वह एक में संयोग करता है, जब वह मिलता है तो एक नया पदार्थ बना देता है। उसी नए पदार्थ जब वह बनता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। वहां पे कई प्रकार की परिवर्तन हो सकती है, जैसे कि रंग में हो सकता है, अवस्था में हो सकता है, ताप निकल सकता है, गैस निकल सकता है, या फिर ये अवक्षेप बन सकता है। अगर इस प्रकार की कोई भी अगर आपको वहां पे घटना दिखाई देती है तो हो जाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया। अब आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, या वियोजन अभिक्रिया क्या है, या एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया क्या है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, या फिर उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या है। काफी ज्यादा हम लोग टॉपिक में बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा जो आज आपको हम बताने वाले हैं। तो काफी जबरदस्त कमाल की यह वीडियो होने वाली है, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। सबसे पहले आपने समझा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब आइए समझते हैं हम लोग कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आगे से वीडियो मिले, नहीं तो आपको आगे से वीडियो नहीं मिल पाएगी। तो आइए समझते हैं कि संयोजन क्या है, फिर वियोजन क्या है, फिर विस्थापन, द्विविस्थापन या फिर उपचयन अपचयन क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा, संयोजन के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके मतलब होता है कि मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण वहां पे कर देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यानी कि दो छोटा छोटा पदार्थ, जैसे कि मान लीजिए कि C है और वह अभिक्रिया कर लिया O2 से, यानी कि ऑक्सीजन से, तो एक पदार्थ का निर्माण कर दिया, किसका, तो CO2 का। तो CO2 जो बनी वह एक बड़ा पदार्थ बना, नया पदार्थ बना। यानी कि दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर के बड़े पदार्थ का निर्माण कर देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, तो संयोजन अभिक्रिया हम लोग कहते हैं। तो एग्जाम में आएगा संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो आपको फटाफट तरीके से ये परिभाषा लिख देनी है और इसके नीचे ये उदाहरण लिख देना है कि C + O2 से बनता है CO2। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए। अब हम लोग समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया आखिर में होती क्या है। काफी बच्चों को इसका उत्तर पता होगा, लेकिन ध्यान से सुनते जाना है, समझते जाना है, जिससे कि आपको यहीं पे याद हो जाए, आपको याद करने की कोई जरूरत न रहे। तो वियोजन अभिक्रिया के बारे में बात करना चाहेंगे। तो वियोजन अभिक्रिया देखिए ध्यान से समझिएगा कि जब एक पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे अधिक पदार्थों में वह बट जाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। कहने का मतलब यह है कि एक बड़ा पदार्थ होगा, बड़ा पदार्थ टूट करके एक दो छोटे छोटे पदार्थ में विभक्त हो जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि CaCO3 एक पदार्थ हो गया, समझिए कि यह एक बड़ा पदार्थ हो गया, और जब यह टूटता है तो बनता क्या है बाबू, CaCO3 जब है यह टूटेगा तो बनेगा CaO। जब इसे हम उष्मा देंगे, इसे हम गर्म करेंगे तो CaO + CO2 में विभक्त हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि यह क्या हो जाएगा, हम सभी का यह एक वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। यह बड़ा पदार्थ हो गया, बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थ में विभक्त हो गया। यह विभक्त होने की घटना को हम लोग क्या कह देंगे, वियोजन अभिक्रिया कह देंगे। तो आपके एग्जाम में आएगा कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, तो आपको फटाफट तरीके से लिख देनी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, और दूसरा आता है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। उसके बाद क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपके एग्जाम में घुमा के कि संयोजन और वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, या संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे विपरीत है कैसे। तो यही आपको डिफिनीशन लिख देनी है, बस आपका पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। आपको लिख करके आपको यहाँ पे जो हमने उदाहरण बताए, यानी कि जो एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बताया है, ये आप लिखिएगा तो आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। पूरे फुल एनर्जी के साथ तैयारी कीजिए, जबरदस्त आपका नंबर आएगा। मां सरस्वती का नाम लीजिए। इसी बात पे जो भी बच्चे वीडियो लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए फटाफट से। चलिए अगला बात करते हैं हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन का मतलब हो गया कि विस्थापन। देखिए ये क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में केवल विस्थापन अभिक्रिया पूछ दिया जाता है, तो विस्थापन पूछ दिया जाएगा तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि एकल विस्थापन या फिर विस्थापन बात
एक ही होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है और उसका खुद स्थान ग्रहण कर लेता है, उसे हम लोग कहते हैं विस्थापन क्रिया। कहने का मतलब क्या है, आसान समझिएगा कि अगर कोई तत्व होगा और दूसरे तत्वों को क्या कर देगा, वहां से हटा देगा, उसके यौगिकों से विस्थापित कर देगा, हटा देगा और वहां पे अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, उसे हम लोग विस्थापन क्रिया कहेंगे। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, जैसे कि लोहा है Fe है और CuSO4 है, इसे जब हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो क्या करता है यह कि Cu को विस्थापित कर देता है, Cu को हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है Fe, यानी कि बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu को विस्थापित करके यानी कि बाहर कर देता है, हटा देता है, इसे हम लोग कहेंगे क्या चीज हो जाएगा, यह एक विस्थापन क्रिया हो जाएगा या फिर एकल विस्थापन क्रिया हो जाएगा। कहने का मतलब हो गया कि जब कोई तत्व, ठीक है, क्या करेगा कि दूसरे तत्व के उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, उसका यौगिक से हटा देगा। जैसे कि यहाँ पे CuSO4 था तो CuSO4 में से Cu को यह बाहर कर दिया, भगा दिया, हटा दिया और उसका स्थान खुद ग्रहण कर लिया तो FeSO4 बन गया और इसको हटा गया तो उसको बाहर कर दिया तो बन गया क्या चीज, एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि इस अभिक्रिया को हम लोग कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करते हैं। और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उदाहरण देकर के समझाएं, तो आपको ये चीज लिख देनी है। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा और देखिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को छोड़ करके जाएंगे दिक्कत हो जाएगा। सुन लीजिए, अगर आपके पास कॉपी कलम नहीं है तो बाद में फिर एक बार वीडियो देख लीजिएगा जिससे आपको कंफर्म याद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अंतिम तक जरूर बने रहिए। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, समझाइए उदाहरण के साथ। तो आपको क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्योंकि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है ये। ठीक है, तो आपको लिखना होगा कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, यानी कि उसका जो आयन होता है वो मतलब कि फेरा कर लेते हैं, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, उसे हम लोग कह देते हैं कि यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई है। क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा कि जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली करके दो नए यौगिक का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि उदाहरण के लिए ध्यान दीजिएगा कि Na2SO4 प्लस BaCl2 से जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या चीज, BaSO4, क्या बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl बनेगा और इसे जब हम लोग संतुलित करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 2 लग जाएगा। यहाँ पे हम लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग का केवल आयन, आयन का मतलब क्या होता है कि धन आयन, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि माइनस और प्लस का यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे चेंजिंग की गई है, यानी कि क्या की गई, यहाँ पे अदला बदली की गई है। ठीक है, क्या की गई यहाँ पे, माइनस और प्लस का अदला बदली किया गया है। ओके, चलिए तो क्या कहेंगे कि जब कोई ये यौगिक, जब दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर लेते हैं, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं उपचयन और अपचयन, क्योंकि काफी जबरदस्त है ये टॉपिक। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए काफी जबरदस्त है, अद्भुत है आपके लिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि उपचयन क्या होती है, फिर समझेंगे हम लोग अपचयन क्या होती है, और अंतर भी आ जाता है आपके एग्जाम में कि उपचयन और अपचयन में क्या अंतर है। तो दोनों डिफिनीशन को आप लिख दीजिएगा, तभी आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा, लेकिन वहां पे आपको एग्जाम्पल लिखना ही होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले समझते हैं हम लोग उपचयन क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि जिसमें किसी तत्व अथवा यौगिक के साथ ऑक्सीजन संयोग होता है अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम लोग उपचयन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा, उन्हें समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको अभी आया नहीं होगा, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। कहने का मतलब यह है, जब किसी तत्व या यौगिक, यानी कि कोई तत्व हो गया और यौगिक हो गया, अगर उसके साथ ऑक्सीजन आ जाएगा, माने जुट जाएगा, संयोज हो जाएगा, मिल जाएगा, कुछ भी कहिए, और हाइड्रोजन हट जाएगा यानी खत्म हो जाएगा, उसकी कमी हो जाएगी, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उपचयन कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे Cu प्लस O2 है, ऑक्सीजन है। अब जब इसे हम अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा CuO। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हम संतुलित करना चाहेंगे तो यहाँ पे संतुलित हो जाएगा। काफी बच्चों को संतुलित करने को नहीं आता होगा, क्योंकि डायरेक्ट हम यहाँ पे संतुलित कर देना है। तो संतुलित करने का एक ट्रिक हम आपको बताएं, जो कि काफी जबरदस्त है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिख दे देंगे, आप खटाखट संतुलित कर दिए, क्योंकि उसका भी एक ट्रिक होता है। काफी बच्चों को संतुलित करने का नहीं आता है, तो जो बच्चे संतुलित करने के लिए अगर वह वीडियो देख लेंगे तो 5 नंबर आ जाएगा, क्योंकि संतुलित करने के लिए 5 नंबर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने संतुलित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हमने Cu और O2 से जब हम इसे अभिक्रिया कराया तो क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे जुट गई ना, CuO हो गया, क्योंकि केवल यहाँ पे Cu था, केवल कॉपर था।
लेकिन कॉपर में जब ये ऑक्सीजन जुट गया यानी कि ऑक्सीजन की बढ़ोतरी हो गई, ऑक्सीजन संयोज कर लिया, ऑक्सीजन मिल गया, तो उसे कहेंगे हम लोग उपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? उपचयन अभिक्रिया। अब इसी का उल्टा होता है अपचयन। अपचयन में क्या होगा कि वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि वहां पे हाइड्रोजन जुट जाएगा, हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन या फिर हाइड्रोजन कहिए तो संयोग कर लेगा, मतलब जो भी चीज कहिए, जो भी आप चीज समझते हैं वही हो जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका? वो आपका अपचयन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है कि जिसमें किसी तत्व या फिर यौगिक के साथ हाइड्रोजन का योग हो जाता है, योग का मतलब होता है कि जुड़ जाता है, संयोग कर लेता है, मिल जाता है, और ऑक्सीजन का ह्रास हो जाता है, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऑक्सीजन भाग जाता है, उसे क्या कहेंगे हम लोग? तो अपचयन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे है H2+, यहाँ पे है H2+ है आपका Cl2, ये बनता है तो क्या बनेगा? HCl बनेगा, संतुलित करेंगे यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुई है? ऑक्सीजन नहीं है, केवल हाइड्रोजन ही है, यानी कि हाइड्रोजन की वृद्धि है, ऑक्सीजन की ह्रास है, ये ऑक्सीजन खत्म है। अब देखिए ये भी हो सकती है आपके एग्जाम, ये मत कहिएगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो इसका मतलब अगर ऑक्सीजन रहेगा तब कहिएगा कि ना ये क्या हुई है, ये तो आपका उपचयन हो जाएगा। नहीं, ऑक्सीजन इसमें, अगर इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन कहीं पे दे दिया रहता, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती जब ये अभिक्रिया बनता, तो अब हम लोग कहेंगे कि वह अपचयन है। यानी कि सिंपल भाषा में ये समझिए कि जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होगी वो आपका उपचयन कहलाएगा, और जिसमें ऑक्सीजन की कमी होगी वो आपका अपचयन कहलाएगा। समझ में आ रहा है ना? यानी कि कहने का मतलब ये होगा कि जिसमें हाइड्रोजन बढ़ जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, वह अपचयन। जिसमें ऑक्सीजन बढ़ जाए और हाइड्रोजन कम हो जाए, उसमें क्या कहेंगे लोग? उपचयन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे। यहां तक आपने समझ लिया क्योंकि काफी जबरदस्त टॉपिक है, और सबसे जबरदस्त शानदार टॉपिक यहां पे आ गया 2 और। कौन कौन सा वो टॉपिक है? वह है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। और ये जो टॉपिक है ना, ये काफी लाजवाब धमाल मचाने वाला टॉपिक है और आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। यहां पे हमने आपको क्या बताने जा रहे हैं कि सबसे पहले ऊष्माक्षेपी। तो देखिए वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पादन के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि ऊष्मा ऊर्जा निकलती है, बाहर होगी, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसी का उल्टा हो जाता है वैसी रासायनिक अभिक्रिया या फिर वैसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो काफी बढ़िया है, काफी शानदार है, काफी जबरदस्त है कि जिसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, ऊर्जा की वृद्धि होगी, यानी कि निकलेगा उसमें से, उसे हम लोग क्या कह देंगे? उसे हम लोग कह देंगे कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ है। और जिसमें ऊष्मा की अवशोषण होगी, उसमें ऊष्मा को हम लोग मतलब कि अंदर हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ऊष्माशोषी हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से आप अगर ये समझे तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया कि CH4+ 2HO2, यहाँ पे आपको संतुलित करके यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक है। 2O2 से बनता है CO2+ 2H2O बनता है, और प्लस में यहाँ से ऊष्मा निकल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इस समीकरण से मतलब नहीं है, बस हमको इतना ही देखना है कि इसमें से ऊष्मा निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो बिल्कुल यहाँ से हम लोग का ऊष्मा दिखाई दे रही है कि यहाँ से ऊष्मा निकल रही है। तो जब ऊष्मा निकलेगी तो क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा नहीं निकलेगी, ऊष्मा का अवशोषण होगा, उसे कहेंगे हम लोग क्या चीज? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे है AgCl2 से बना है Ag+Cl2, संतुलित करेंगे तो यहाँ पे लग जाएगा 2, ठीक है, यहाँ पे लग जाएगा 2, ठीक है। तो ये संतुलित हो गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऊर्जा का क्या हुई है? उत्सर्जन नहीं हुआ है। तो जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होगा, ह्रास हो जाएगा, कमी हो जाएगा, ह्रास नहीं होगा मतलब कि मतलब अवशोषण किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यानी कि वहां पे ऊष्मा उत्पन्न नहीं होगा, उस हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी कहेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, इस पे आप देख सकते हैं कि AgBr, ठीक है, से अगर इसे हम लोग अभिक्रिया ये से जब ये टूटता है तो बनता है Ag+Br2 बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 है तो इसको भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे B होगा AgBr। अब यहाँ पे 2 है तो इसे हम लोग 2 करेंगे, क्या करेंगे? 2 तो हो गया, Br2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, और यहाँ पे Ag2 है तो यहाँ पे भी 2 लगा दें, ठीक है, संतुलित हो गया। कितना देखिए आसान होता है यार, संतुलित करना काफी आसान होता है, वीडियो देख लीजिएगा नीचे, लेकिन अभी नहीं, पहले इसे समझ लीजिए फिर आप देखिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं क्या चीज? बस इतना सा सिंपल समझ लेना है क्या चीज? कि जिसमें ऊष्मा का क्या होगा? अवशोषण होगा, यानी ऊष्मा बाहर नहीं होगी, उसे हम लोग कहेंगे ऊष्माशोषी। और जिसमें ऊष्माक्षेपी यानी कि ऊष्मा बाहर हो जाएगा, उसे कहेंगे हम लोग ऊष्माक्षेपी क्रिया। तो यहाँ पे हमने समझ लिया, और काफी धमाल मचाने वाला टॉपिक अब आ गया आपके स्क्रीन पे।
स्क्रीन पे टॉपिक क्या आ गया, अब आपको समझना है कि संक्षारण क्या है, अब विकृत गंधिता क्या है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में मतलब अक्सर पूछा जाता है, हमेशा, मतलब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। सब ध्यान से समझिएगा ये कि इसको आपको क्या लिखना है जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। कितने बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए यार, फटाफट से लाइक करो यार, जल्दी से लाइक बटन पे दबाओ, जल्दी से दबाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करो फटाफट से। एकदम एग्जाम में धमाल मचाना है तो मचाना है, क्या है, फटाफट से दबाओ दबाओ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों में शेयर कर दो फटाफट से, जिससे कि उनको भी तैयार हो जाए। इतना ज्यादा हेल्प कीजिएगा, भगवान आपकी हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है। चलिए, आपको पता है कि शिक्षा बांटने से शिक्षा की कमी नहीं होती है, शिक्षा की बढ़ोतरी होती है। जितना शिक्षा बांटिएगा उतना ही बढ़ोतरी होगी। चलिए, तो बात करेंगे हम संचारण क्रिया के बारे में, यानी कि संचारण के बारे में। तो देखिएगा, संचारण किसे कहते हैं, तो धातुएं वायु, नमी अथवा अन्य से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ का निर्माण कर देती है। जैसे कि लोहा में जंग जब लग जाता है तो वहां पे एक अवांछनीय पदार्थ जिसका हम लोग उपयोग नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं कि वह संचारण हो गया, उसमें जंग लग गया है। जंग लगना क्या हो जाती है, वह संचारण हो जाती है। यानी कि जब कोई धातु होगी, जब वह वायु के संपर्क में आएगा, नमी के संपर्क में आएगा, आर्द्र के संपर्क में आएगा, अम्ल से अभिक्रिया वह करके क्या बना लेगा, या फिर वो अम्ल होती है, या फिर वो अम्ल से अभिक्रिया करके क्या कर लेता है, वह अवांछनीय पदार्थ का निर्माण कर लेता है, जिसका हम लोग उपयोग नहीं हो पाता। उसे क्या कह देते हैं कि वहां पे वह संचारण क्रिया हुई है, यानी कि वह क्या हो जाएगा, आपका संचारण कहलाएगा। जैसे कि लोहे में जंग का लगना, ठीक है। चलिए, उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, उसके बाद से यहाँ पे काफी जबरदस्त है कि ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग समझेंगे विकृत गंधिता आखिर में क्या होती है। जो चिप्स वगैरह आप खाते हैं ना, उसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताया जा रहा है, काफी अक्सर आप देखे होंगे चिप्स वगैरह के थैली में चिप्स रहता है बड़ा कम, ठीक है, लेकिन उसमें हवा वो फूला रहता है। आखिर क्यों रहता है जी? वही कारण है, विकृत गंधिता ना हो, खराब ना हो, क्योंकि उसे नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। और नाइट्रोजन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि विकृत गंधिता होने से बचाने के लिए हमने किस गैस से प्रभावित करते हैं चिप्स वगैरह को, तो उसे करते हैं हम लोग नाइट्रोजन गैस से, ठीक है। वही चीज यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि विकृत गंधिता क्या है। अगर आपके एग्जाम में आता है तो क्या लिखेगा कि जब वसा या फिर तेल उपचयित हो जाता है, यानी कि जब कोई वसा युक्त कोई खाद्य पदार्थ हो या फिर क्या होता है, या फिर वसा हो या फिर तेल, बात वही है, जब वो उपचयित हो जाता है, ठीक है, तब उसमें एक विशेष प्रकार की गंध उत्पन्न होती रहती है, उसका स्वाद बदल जाता है। वही चीज कहा जा रहा है, वही आपका क्या होती है, विकृत गंधिता होती है। यानी कि जब वसा या तेल उपचयित हो जाते हैं तब उसके गंध या स्वाद बदल जाते हैं, यानी कि हम लोग कहते हैं कि अभी खराब हो गया है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, हम लोग विकृत गंधिता कहेंगे। और इसे बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से इसे हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नाइट्रोजन गैस का वहां पे हम लोग यूज करते हैं, क्या, ताकि उसे खराब हुआ ना हो, ठीक है। चलिए, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे रासायनिक समीकरण के बारे में, यानी कि केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो आखिर में केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रासायनिक समीकरण, तो ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा। देखिए, हमने सबसे पहले समझा रासायनिक अभिक्रिया, और रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी आपके एग्जाम में लघु द्विगुत्रीय क्वेश्चन आते हैं, सभी का सभी हमने बता दिया है। आप बात करेंगे हम रासायनिक समीकरण के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के उत्पाद की जगह उसके रासायनिक सूत्रों का उपयोग करते हैं, तब उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या बताया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि कोई रासायनिक वहां पे अभिक्रिया हो रही है, वहां पे उसका सूत्र, अगर रासायनिक सूत्र का प्रयोग कर देंगे, कहां, तो अभिकारक और उत्पाद में। अभिकारक कौन होता है, जो तीर के बाईं ओर होता है। उत्पाद कौन होता है, जो तीर के दाईं ओर होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तीर के बाईं ओर कौन है, ये तीर है आपका, ये तीर के बाईं ओर कौन है, क्या A+B है, यही ना है, A+B, तो ये हो जाएगा आपका अभिकारक। क्या हो जाएगा, अभिकारक। और यह तीर के दाईं ओर क्या है, C+D, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उत्पाद, ठीक है। उत्पाद कहिए तो, प्रतिफल कहिए तो, ठीक है, और इसे अभिकारक को अभिकर्मक कहिए तो, बात एक ही है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपने समझा कि अगर आपके एग्जाम में आएगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो आपको लिखना होगा, काफी जबरदस्त है, नोट कर लीजिएगा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के उत्पाद की जगह उनके रासायनिक सूत्रों का उपयोग कर देते हैं, तब उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या आपको बताया जा रहा है, कुछ यहाँ पे बताया जा रहा है जबरदस्त पॉइंट कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारकों या उत्पादकों के द्रव्यमान एवं विभिन्न तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। यानी कहने का मतलब ये क्या है, आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है, और एक क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए।
ये क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित क्यों किया जाता है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अभिकारक हो गया और उत्पाद हो गया, दोनों के जो द्रव्यमान होगी वो तत्वों की क्या होगी, वो उसकी परमाणु संख्या के बराबर होती है। जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका H2, यहाँ पे हो गया 2 और Cl2 यहाँ पे क्या हो गया आपका 71 को और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 73 को। ध्यान दीजिएगा, ये आपको हमने बताया क्या चीज, ये आपका अभिकारक है ना, तीर के बाईं ओर है, ये आपका तीर हो गया, ये तीर के आपके बाईं ओर है, तो तीर के बाईं ओर कौन कौन है, 2 यानी कि H2 है, यानी कि 2 हो गया H2 और यहाँ पे Cl2 हो गया, कितना हो गया 71 को 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 73 और तीर के दाईं ओर कितना है, ये भी है आपका 73, यानी कि दोनों का दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है, यही चीज आपको बताया जा रहा है कि दोनों यह बराबर ही होती है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल धमाल मचाना एकदम गजब तरीके से। चलिए अब आपका आ गया एक सबसे शानदार, सबसे जबरदस्त और सबसे मस्त टॉपिक, क्या चीज है वो है अवक्षेपण। क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, तो आएगा एग्जाम में तो आपको क्या लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा, जो आपको बता रहे हैं बस यही सभी आएगा यार, इसके बाहर नहीं आता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में। बस आप पूरा वीडियो देखते रहिएगा, ध्यानपूर्वक आप तैयारी करते रहिएगा और नंबर 1 चैनल आपका यह बना हुआ है, आप सभी के देन है यह, तो फटाफट से जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पिछले साल भी नंबर 1 बना हुआ था और इस साल भी आपकी नंबर 1 बनाएंगे आप लोग जरूर, हम लोग, हमारी मेहनत, आपकी मेहनत जबरदस्त रंग तो जरूर लाएगी। चलिए क्या हम लोग समझेंगे अवक्षेपण के बारे में। तो जब कोई किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तब उसे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी और वहां पे अगर अवक्षेप का निर्माण हो जाएगा तो हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, क्या उदाहरण दिया गया है, और ध्यान दीजिएगा हमारा बुक नहीं खरीदे आपके लिए, हम किताब लिख चुके हैं, ठीक है, वो मार्केट में आपको मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन का लिंक भी होगा, आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे वेबसाइट का लिंक होगा, आप वेबसाइट पे जाकर के विजिट कर सकते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, आपको मॉडल पेपर सब चीज मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है। या आप DLS एजुकेशन गूगल पे सर्च कीजिए, DLS एजुकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट आपको ओपन होकर के मिल जाएगा। फिलहाल आइए बात करते हैं यहाँ पे अवक्षेपण के बारे में। यहाँ पे हमने समझा कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है तो उसे हम लोग कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे उदाहरण के बारे में अगर हम बात करते हैं तो है AG, ध्यान दीजिएगा, AgNO3, ठीक है, AgNO3 प्लस NaCl, और जब ये बनता है तो क्या बनेगा, हम सभी का AgCl बनेगा, जो कि वह एक प्रकार की अवक्षेप होगा। क्या होगा, यह एक अवक्षेप होगा, प्लस NaOH3 यानी कि NaNO3, ठीक है, इसे क्या कहेंगे आप, NaOH3, NaNO3 होता है, क्या होता है, NaNO3। जब AgNO3 प्लस NaCl से, माफ कीजिएगा यहाँ पे NaCl होगा, NaCl से जब इसे हम अभिक्रिया कराएंगे क्या बनेगा, AgCl, जो कि एक अवक्षेप होगा, और इसे ही करेंगे हम लोग अवक्षेपण अभिक्रिया और ये बन जाएगा NaNO3। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ टॉपिक है यहाँ पे, थोड़े से पॉइंट्स है, इसे समझ लीजिए। क्या बताया जा रहा है कि जब अम्ल एवं क्षार एक दूसरे के, यानी कि जो अम्ल एवं क्षार होते हैं, यानी कि जो अम्ल होता है, एसिड होता है, बेस होता है, एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं और उसे उदासीन कर देते हैं, उसे हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हालांकि ये टॉपिक तो आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे पढ़नी है, आपको सेकेंड चैप्टर में पढ़नी है, क्या चीज, उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, आपको क्या लिखना होगा कि जब अम्ल और क्षार, यानी कि HCl आपका एक अम्ल हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, HCl आपका एक अम्ल हो गया, ठीक है, और NaOH जो हो गया वो आपका क्या हो गया, वो आपका एक क्षार हो गया, NaOH, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका NaOH, इसे लिख देते हैं बढ़िया से NaOH, ठीक है, ये आपका क्षार हो गया। जब ये मिलेगा तो इसे उदासीन कर देगा, और उदासीन करेगा तो लवण का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, और जल आपका बाहर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया अम्ल, ध्यान दीजिएगा, ये होगा अम्ल, ये हो गया आपका भस्म या फिर क्षार, ठीक है, यानी कि बेस हो गया, और ये आपका हो गया लवण, ठीक है, लवण, और ये आपका हो गया जल। ठीक है, कह रहा है कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, आपस में ये क्या करते हैं, जब मिलते हैं तो इसका गुण नष्ट हो जाता है और ये उदासीन हो जाते हैं, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया इसे ही कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट से काफी जबरदस्त, लाजवाब, मस्त है कि संयोजन एवं वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। और आपको हमने बताया कि संयोजन अभिक्रिया जो होती है एक दूसरे के विपरीत क्यों होती है, क्योंकि संयोजन में क्या होता है बाबू, तो दो पदार्थ मिलकर के एक नया पदार्थ बनता है, यानी कि हमने बताया था कि C+O2, अभी ऊपर हमने बताया कि C+O2 मिलेगा तो CO2 का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, यह एक बड़ा पदार्थ, यानी कि मान लीजिए CO2 है, जब ये टूटेगा तो C+O2 में बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। तो इतनी लाजवाब, मस्त और शानदार
सेशन को जल्दी से लाइक कर दीजिए, वीडियो को आपको शेयर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फटाफट से कीजिए। आइए फिर मिलते हैं इसी तरह कमाल वीडियो नेक्स्ट वीडियो के साथ। जितने भी वीडियो रहे देखिए सारी वीडियो एक एक करके जरूर देखिएगा।